तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरा नाम है दयानंद बरनवाल, मैं अपने ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोटल 36 क्लोज टेस्ट जो सीजीएल 2023 के तहत पूछे गए हैं और इन चीज़ों को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं वो सारे ट्रिक आपके सामने बताऊंगा कि कैसे इन क्लोज टेस्ट जब आपके एग्जाम में आए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे इन चीज़ों को आपके सामने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी शायरी के साथ इस सीजन का शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, और वो सारी है, सारी उम्र पूजते रहे लोग, सारी उम्र पूजते रहे लोग अपने हाथ से बनाए भगवान को। सारी उम्र पूजते रहे लोग अपने हाथ से बनाए भगवान को, हमने भगवान के हाथ से बने इंसान को चाहा तो गुनाहगार हो गए। ठीक है, यानी हम भगवान के हाथ के बने आदमी बन गए, सीधा सा आदमी बन गए तो हम गुनाहगार बन गए। दुनिया में यही है, ज़्यादा सीधा रहिएगा काट खाएगा लोग, है ना, तो थोड़ा टेढ़ापन दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लिखा हुआ। देखिए ट्रिक में टोटल 7 ट्रिक डिस्कस करेंगे। कई बार जब आपके सामने कोई क्रोसेस आता है ना, तो आप एक बार उसको फुल स्टडी कीजिए, पूरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर पैसेज का बेसिस क्या है, आधार क्या है। एक्चुअली आप उसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट जो है और स्टोरी क्या है। लिटरली ये सब ढूंढने की कोशिश। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए आपको मैंने आज ही के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो में बताया था एक वर्ड ग्लोसारी। ठीक है, ये वर्ड के बारे में हम आपके सामने डिस्कस किए थे। ग्लोसारी क्या होता है? स्पेसिफिक फील्ड के वर्ड को हम लोग ग्लोसारी बोलते हैं। स्पेसिफिक फील्ड के वर्ड को, स्पेसिफिक फील्ड का वर्ड, जैसे मेडिकल फील्ड है तो उसका एक अपना वर्ड होगा, तो उसको उस मेडिकल फील्ड का ग्लोसारी बोलेंगे। इंजीनियरिंग है तो उसका एक अपना फील्ड होगा, उसका एक अपना वर्ड, सो इंजीनियरिंग फील्ड का ग्लोसारी बोलते हैं। स्पेस सेक्टर, उसका एक अपना वर्ड होगा, अपनी शब्दावली होगी उस सेक्टर की, तो उसकी अपनी ग्लोसारी होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो यहाँ पर आपकी अपनी एक ग्लोसारी होती है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की एक क्या हो, समूह बोल सकते हो। तो जब तक मान लीजिए मेडिकल लाइन में एक शब्द है ऑपरेशन, क्या आप इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में कर दोगे क्या? इस वर्ड का नहीं होगा। ठीक है, तो फर्क पड़ता है कि जब भी क्लोज टेस्ट आए तो आप उसके सब्जेक्ट या उसकी स्टोरी पर ध्यान दें कि आखिर वो उसकी स्टोरी या उसका सब्जेक्ट है किस चीज़ के, किस क्षेत्र के बारे में डिनोट कर रहा है। आपकी शब्दावली उसी क्षेत्र के लिए ही होनी चाहिए, आप दूसरा तीसरा ढूंढ के मत ले आइएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन इससे भी मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं ये लाइन बोल रहा था। देखिए सेकंड लाइन में बोल रहा हूं कि मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज या गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, देखिए इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है ना कि गुड से एक ही एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव करने मतलब पॉजिटिव अर्थ देता है, थोड़ी पॉजिटिविटी देता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे कोई मेरे को फिलर दे दे, यहाँ पे कोई फिलर दे दे, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ भी कोई पॉजिटिव वर्ड ही आने वाला है, नेगेटिव वर्ड नहीं आने वाला है। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लाइन को पूरा पढ़ते हो फुल स्टॉप तक, अगर ये पॉजिटिव मीनिंग देता है तो इसका मतलब है कि आप वही वर्ड का सिलेक्शन करोगे जो पॉजिटिव मीनिंग देगा। ठीक है, आप वही वर्ड का सिलेक्शन करोगे जो पॉजिटिव मीनिंग देगा। मान लीजिए सेंटेंस को आप पढ़ रहे थे, आपको नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस, नेगेटिव अर्थ देने वाला सेंटेंस लगा, तो आप यहाँ पे जो फील करोगे वो नेगेटिव वाला ही वर्ड फील करोगे। ये छोटी सी दो बेसिक चीजें आप याद रखना। थर्ड में बताने वाला था कि आप आर्टिकल का ध्यान रखना। देखिए आर्टिकल से 2 तरह के सवाल बनते। पहले तो ए एन दाल लगेगा, ये सवाल बन जाएगा कि आखिर यदि ये आया है तो इसके, देखिए मान लीजिए ऑर्फेन वर्ड आ गया, ऑर्फेन आ गया, जैसे ए एन, एन यहाँ पर दिया, यहाँ ब्लैंक दिया है, तो ऑब्वियसली एन किसके लिए लगेगा? जिसके पहले वोवेल वाला साउंड होगा, तो यहाँ पे एन के लिए ऑर्फन लगेगा, कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। मतलब कोई आर्टिकल से शुरू होने वाला वर्ड है, दूसरा नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि जब भी ये वर्ड आए ना, इसके बाद हमेशा नाउन होता है। जब भी ये अंदा है इसके बाद आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ से ये भी चीज ध्यान रखना कि जब भी आप क्लोज टेस्ट बना रहे हो ना, तो 2 पॉइंट आर्टिकल के बारे में ध्यान रखना कि ए अंदा का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है। एंड सेकेंड चीज है कि ए अंदा के बाद हमेशा नाउन आता है, कुछ गड़बड़ मत करना। देखिए चौथा नंबर में सवाल है कि आपके अंदर एक पहचान होनी चाहिए कि वर्ड वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। देखिए कई बार होगा ना, इतना शब्द होगा, यहाँ एक फिलर होगा, तो ये फिलर में आपको पकड़ना पड़ेगा कि आखिर इस फिलर में मैं नाउन का इस्तेमाल करूँ, वर्ब का इस्तेमाल करूँ, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करूँ, एडवर्ब का इस्तेमाल करूँ, है ना। ये जानकारी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अगर ये जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा? कोई आपको बताने नहीं आएगा। अगर आपके अंदर जानकारी नहीं होगी तो कोई आपको बताने नहीं आएगा, है ना। लिटरली आप अपने आप को खुद बिगाड़ोगे। जैसे देखिए सबको खबर होगा कि आपका घर कच्चा का है, लेकिन लोग फिर भी बरसात की दुआओं में बरसात मांगेंगे, समझे। सबको खबर होगा कि आपका घर कच्चे मकान का है, लेकिन फिर भी लोग दुआओं में क्या बरसात मांगेंगे। मतलब अगर आप चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, आपको पता है कि इस चीज़ को मेरे को नहीं आता, लेकिन ससुरा एग्जाम में यही घुसेगा,
समझे? अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं दोगे कि कोई वर्ड वर्ब है, नाउन, एडजेक्टिव है, आप देखना एग्जाम में यही वर्ड आएगा। इसलिए कच्चा मकान बनाकर मत रखिए, उसको पक्का बनाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि बरसात आएगा तो उसका ढहना तय है, एग्जाम आएगा तो आपका ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल का ढहना तय है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है गुड नॉलेज, फ्रेजल वर्ब की जानकारी होनी चाहिए आपके पास, कोलोकेशन की जानकारी होनी चाहिए, प्रीपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए। कोलोकेशन क्या होगा, कई बच्चों को समझ नहीं आता होगा कोलोकेशन सर क्या होता है। तो आप एक वर्ड सुनेंगे रिवार्ड और एक वर्ड सुनेंगे अवार्ड। मैं पूछता हूँ दोनों में क्या अंतर या क्या समानता है? तो दोनों का मतलब होता है गिफ्ट देना। किसी को कुछ पुरस्कार देते हैं ना, तो दोनों का मतलब होता है गिफ्ट बोलिए या पुरस्कार बोलिए, उस दोनों का मतलब क्या होता है। लेकिन रिवार्ड दिया जाता है काम के लिए और अवार्ड आप जीतते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिवार्ड काम के लिए दिया जाता है, अवार्ड आप जीते। जैसे स्कूल में कोई गेम होता है दौड़ का, तो जो फर्स्ट प्लेस आता है, जो फर्स्ट रैंक आता है, उसको अवार्ड मिलता है। और मान लीजिए आप ऑफिस में बहुत अच्छा काम करें, आपका बॉस बहुत खुश है, तो आपको रिवार्ड के रूप में बोलेगा जाओ तुम्हारी सैलरी डबल। ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं जो पहला क्लोज टेस्ट है। इसमें भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन चूंकि अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप पढ़िएगा ना। देखिए इस चीज को मैं बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं लिखूं राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स या लेटर, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा नॉलेज मैं देने जा रहा हूं ना, एक डेंजर नॉलेज है ये। अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं तो आपके कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर देगा। आप इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा और इस चीज को अच्छे से सीखिएगा। राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, या लेटर इज रिटेन बाय राम, या लेटर इज रिटेन बाय राम, ई रिटेन बाय राम, रिटेन बाय राम। या फिर मैं लिखूं राम इज राइटिंग या लेटर, राम इज राइटिंग या लेटर, राइटिंग या लेटर। ठीक है, अब तीनों में जो अंतर है वो तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में और एक कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब ये होता है कि राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है ना। या लेटर इज रिटेन बाय राम, कि एक पत्र जो है राम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि जब भी इज आया है, इसके बाद वर्ब थ्री का फॉर्म प्रयोग हुआ है, तो इज के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो कोई आदमी नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए यहां पर क्या है, आपके सामने वर्ब है। एक्चुअली आप यहां देखो, यहां पर क्या है, इज है। इज के बाद क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और यदि आप इसके पहले सब्जेक्ट देखो ना, तो ये आदमी है। ये क्या है, एक आदमी है। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करूं, यहां पर मैं वर्ब देख रहा हूं और इसके बाद वर्ब थ्री देख रहा हूं, इसके पहले मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। या लेटर क्या है, एक पर्सन नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि जनरली मैं 100%, मैं 90% का कंडीशन का लेकर चलता हूं कि 90% केस में होता है कि जब भी कोई पैसिव वॉइस आता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पर्सन नहीं होता है, वो पर्सन नहीं होता है। मैं एक 90% कंडीशन लेकर चल रहा हूं कि जब भी आपके सामने केस आ जाए कि एक पैसिव सेंटेंस होगा, पैसिव सेंटेंस मतलब क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर ऐसा होगा तो इसका जो सब्जेक्ट होगा ना, वो एक पर्सन नहीं होगा, वो एक आदमी नहीं होगा, वहाँ आदमी का डिनोटेशन नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, लेकिन ऐसा सूचना है, ये चीज़ आपको नहीं पता होगा। ये चीज़ आप जब दयानंद इंग्लिश के पास पढ़ रहे हो तभी आपको जानकारी मिली। देखिए इंग्लिश की हर चीज़ आप पढ़े हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन आप नहीं कर पाओगे। उसके एप्लीकेशन सीखने के लिए आपको दयानंद इंग्लिश के पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इंग्लिश का हर रूल जानते हो, लेकिन दयानंद इंग्लिश के पास आपको उसका एप्लीकेशन जानने के लिए, उसका इस्तेमाल जानने के लिए आना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्त, तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तजुर्बा बता रहा हूं मैं मेरे दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तो ये जो खुद का पिंजरा है ना इंग्लिश नॉलेज का, उससे आपको बाहर निकल के एप्लीकेशन की दुनिया में कूदना है ना, तभी आप एक अच्छे सिकंदर बन पाओगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन लाइफ, क्या कोई पर्सन को डिनोट कर रहा है क्या? नहीं डिनोट कर रहा है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब मैं क्या बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन नहीं होगा, जरूर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस का डिनोटेशन आता है, यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, कंसीडर्ड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आप इस तरह का एप्लीकेशन कभी पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो ह्यूमन लाइफ क्या है, कंसीडर्ड, माना जाता है। कंसीडर्ड मतलब क्या होता है, माना जाता है, माना जाता है। ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड, माना जाता है। ये यूनिक ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग है। क्यों ब्लेसिंग है, मैं आपको समझाता हूं कि आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में बोला जाता है कि टोटल 84 लाख योनि है।
84 लाख योनि मतलब क्या हुआ कि 84 लाख बार एक मनुष्य की जो आत्मा होती है ना, वो 84 लाख जीव जंतुओं को पार करने के बाद मनुष्य का ये जीवन पाता है। मतलब मान लीजिए इस मनुष्य जीवन में कभी तो अंत होगा ही, कभी अंत हो गया तो आप पहले चींटी बनिएगा, तोता बनिएगा, कबूतर बनिएगा, शेर बनिएगा, गाय बनिएगा, बैल बनिएगा। इस तरह करके जब आप 84 लाख जानवर को पार कर लीजिएगा ना, तब जाके आपको मनुष्य का लाभ मिलेगा। तो समझ लीजिए कि कितना यूनिक ब्लेसिंग है ह्यूमन लाइफ मिलना। ह्यूमन लाइफ मिलना कितना यूनिक ब्लेसिंग है नहीं। विच इन टर्म्स डिपेंड ऑन द, डिपेंड करता है किस पे। देखिए यहाँ दा का प्रयोग हुआ है। दा के बाद मैंने आपको सेकंड या थर्ड पॉइंट में बताया था कि इसके बाद नाउन आता है। नाउन आता है इसका मतलब ये हुआ कि अवेयर है, नॉन है, दोनों वर्ड तो होगा ही नहीं। मैं कितनी सरलता से आपको ऑप्शन छाट के दिखा रहा हूँ, है ना। तो ह्यूमन लाइफ कंसीडर्ड माना जाता है कि यूनिक ब्लेसिंग है। विच इन टर्म्स डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन द विटनेस होगा क्या, नहीं विटनेस क्या भाई, नहीं अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, है ना। खुद की जागरूकता पर अल्टीमेटली निर्भर करता है कि आप एक यूनिक ब्लेसिंग उसको लेते हो नहीं लेते हो। देखिए कई लोग होते हैं दारू पी के ज़िंदगी बर्बाद किए होते हैं, तो उनके लिए वो कैसे समझेंगे कि ये एक यूनिक ब्लेसिंग है या नहीं है। कि मानव जीवन जो उनको मिला है, जो दारू पी के, सिगरेट पी के, गलत काम करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, उसको कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक ब्लेसिंग है ना। इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस खुद में होनी चाहिए कि भैया ये गलत काम है हम नहीं करेंगे, ये सही काम है हम ये करेंगे, है ना। समझो। तो वही सेंटेंस यहाँ बोल रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज ए कंसिडर यूनिक ब्लेसिंग है विच इन टर्म्स डिपेंड ऑन द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। खुद की जागरूकता पर निर्भर करता है कि आप इस यूनिक ब्लेसिंग को समझ पाते हो, इस्तेमाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। देखिए अगले लाइन पढ़िए, ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, जो खुद के प्रति जागरूक नहीं होता है, जो इस ह्यूमन लाइफ को, जो मानव जीवन को यूनिक ब्लेसिंग यूनिक नहीं मानता है, कैन नीदर हैव पीस और नेदर फोस्टर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि ना ही वो अपनी ज़िंदगी में कभी शांति पा सकता है, ना ही कभी शांति स्थापित कर सकता है ना। मतलब यही है कि जो दारू पियंकर सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, जो अवेयर नहीं है ह्यूमन लाइफ के बारे में, वो कभी शांति नहीं हो सकती। कई दिन किडनी आके खराब हो जाएगा तो घर की सारी शांति व्यवस्था भंग हो गई। ठीक है। वी हैव टू, देखिए जब भी हैव टू प्रयोग हो ना, यहाँ एक फोर्स का डिटेक्शन होता है। वी हैव टू डांस, हमें नाचना पड़ेगा। क्या दिखाता है, जबरदस्ती नाचना पड़ेगा। वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, मतलब क्या, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। तो देयर इज लिटरली फोर्स दिखता है। वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? वी हैव टू डांस, नाचना पड़ेगा। क्यों नाचना पड़ेगा? क्योंकि नचनिया आई नहीं है है ना। तो वी हैव टू लिंक आवर सोल विद द गॉड। देखिए यहाँ सवाल, ये लाइन सिंपली बता रहा है कि जो मानव जीवन आपको मिला हुआ है ना, उसके प्रति आप अवेयरनेस कैसे फैला सकते हो। तो लिखा हुआ है वी हैव टू लिंक आवर सोल विद द गॉड, कि हमें जो अपनी आत्मा है वो भगवान से जोड़नी होगी, और हमारा जो बॉडी है वो फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ना पड़ेगा, इस भौतिक सुख वाली दुनिया से जोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है प्रभु प्रभु का गीत गाते रहें और शरीर में कोई अन्न दान पानी सब बंद कर दें। ऐसा नहीं, प्रभु का भी गुण गाना है, अन्न दान पानी भी शरीर के अंदर लेना है, यानी खटना भी है, प्रभु का नाम भी लेना है, सब काम करना है। सिंपल मतलब है कि जो आत्मा है वो भगवान पे लगा दीजिए, शरीर है वो काम पे लगा दीजिए। ठीक है। देखिए थर्ड नंबर चलते हैं। देखिए ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए अब लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से सवाल बनता, अभी आपने पढ़ा कि वी हैव टू लिंक अवर सोल विथ गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सबस्टेंस। अब पूछता है, सवाल बनता है क्यों क्यों हमें अपनी आत्मा को भगवान से और अपने शरीर को भौतिक सुख वाली दुनिया से जोड़ने की जरूरत है। तो क्योंकि 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 द फॉर्मुलस गॉड इज इनविजिबल टू द नेक्ड आई, कि जब तक आप खुद को जो व्यक्ति खुद को गॉड से, जो भगवान से नहीं जोड़ पाता है, वो इस उस चीज को, जो जागरूकता वाली दुनिया है, जो मानव जीवन की सुविधाओं वाली दुनिया है, उसको नंगे आंखों से वो कभी देख नहीं सकता, है ना। कि जब तक आप खुद को भगवान से ही नहीं जोड़िएगा, अपनी आत्मा को, तब तक आप इस सुख भरी दुनिया का अनुभव नहीं कर पाए। देखिए आज भी मानव बहुत विचलित है, मानव बहुत दुख तकलीफों में है, और बुद्ध का कथन है कि दुख तकलीफों का कारण मनुष्य खुद है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मैं भी बहुत दुख तकलीफ में हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो दुख तकलीफ किसी की ज़िंदगी में, मेरी, आपकी, या किसी की भी ज़िंदगी में, उसके कारण आप ही हो। आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, दिन भर मेहनत कर रहे हो, रात भर जग जग के पढ़ रहे हो, आप जो अपने शरीर को कठिनाई दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप खुद ही तो इन्फ्लिक्ट कर रहे हो। आप छोड़ दो किताब पढ़ना, एंजॉय करो ज़िंदगी में, है ना। मतलब जो दुख तकलीफ जिंदगी में आया है वो क्या आप खुद ही तो दे रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपको सवाल है क्योंकि वाला सेंस आता है, तो क्योंकि वाला आंसर कहाँ से मिलेगा? तो क्योंकि वाला आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, सिन से ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा आंसर लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सारा का आंसर एक बार बदल देता हूँ ताकि आप कुछ देख ना पाए, है ना। वरना कई बच्चे बोलेंगे कि मास्टर तो देख देख के पढ़ा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, है ना।
देखिए समझ गए यहाँ क्योंकि वाला, क्योंकि द फॉर्मूला कि जिसने गॉड से खुद को गॉड से नहीं जोड़ा उसने फिर दुनिया भी नहीं देखी, है ना। आवर माइंड, जिसने मान लिया अब यहाँ पे जिसने अपने माइंड को नहीं जोड़ा, आवर माइंड ऑफन वेंडर्स वेरी वेरी इट गोज, है ना। यानी जिसने खुद को भगवान से नहीं जोड़ा उसका दिमाग भौतिक दुनिया में भटकता रहेगा। भगवान से जो देखिए जो धार्मिक लोग होते हैं जो भगवान से खुद को जोड़ लेते हैं वो उसके लिए भटकाव बहुत कम होता है, वो हर जगह हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जो भगवान से नहीं जोड़ते वो सोचते हैं कभी कूलर खरीदना है, कभी फ्रिज खरीदना है, कभी जमीन खरीदना है, कभी होंडा खरीदना है, कभी मारुति खरीदना है ना। आजकल लेवेंडर लवंडिया कितना कुछ चल रहा है, छोड़िए सब कहाँ बोले भाई। मतलब क्या है, आपका दिमाग भटकता रहेगा। भगवान से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, आपका मन क्या शांत रहेगा। देखिए परिणामता, इसके परिणामता क्या होगा, ठीक है। मतलब जब आप खुद को भगवान से नहीं जोड़िएगा आपका मन में भटकाव बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, कि हम अच्छे कामों के लिए अच्छे कर्मों के लिए कभी प्यार मोहब्बत, कभी वो मन की इच्छा मन की इलासा कभी जोड़ नहीं पाएंगे। एनी रिलीजन, ठीक है। तो परिणामता यहाँ पर रिजल्ट आपका आना चाहिए, यानी एज ए रिजल्ट आपका होगा। एज ए रिजल्ट यानी जब हम भगवान से खुद को नहीं जोड़ते, हमारा मन भटकता रहता है, तो परिणामता क्या होता है कि हम लोगों अच्छे कर्मों के लिए कभी प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं प्रस्तुत कर पाते। एनी रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, देखिए वाइट लाइट के यहाँ पर बोला गया कि जैसे वाइट लाइट होता है, कोई प्रीस में टकराता है तो ये क्या फ्रेगमेंट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक इनटू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक इनटू हो जाता है, समझो। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखता हूँ, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवन, स्वर्ग की जो वाइट लाइट है, ब्रेक इनटू है ना, ये प्रयोग होगा, ब्रेक इनटू मल्टी कलर फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ ए मैन, है ना। तो बस यही होगा, एंड लॉसेस इज ग्रेविटी इंस्टीड ऑफ यूनाइटिंग। मतलब अगर आप खुद को भगवान से नहीं जोड़िएगा, आपके मन में भटकाव होगा, तो कभी आप अच्छे कामों के प्रति अपना प्यार अपना लगावपन कभी दिखा नहीं पाइएगा। जिस तरह से सफेद लाइट 7 टुकड़ों में बट जाता है, अच्छा उसी तरह मानव जीवन भी कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, वो भी टुकड़ों में बटता चला जाएगा। आज भी होता है मानव जीवन सिर्फ नाम के लिए, लेकिन टुकड़ों में बटा हुआ है ना। ठीक है, तो इसीलिए एक राइटर ने भी एक अच्छा शब्द कहा हुआ है कि मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया हमने, है ना। बस यही मानव जीवन को भगवान से जोड़ने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। मिजाज कुछ ऐसा बना लीजिए कि भले बगल वाला कुछ कहे बस मुस्कुरा दीजिए, खत्म, है ना। अपने आप को टेंशन देने वाला काम ही खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर आप पूरा पढ़ोगे ना तो ये दिखा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ये दिखा रहा है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग वो भी क्यों, तो ग्रीन हाउस गैस के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण। ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली होता क्या आप समझिए, ये सन है, सूरज है, ये हमारा वायुमंडल है। अब क्या होता है, सन की लाइट पृथ्वी में अंदर घुसी, सन की लाइट क्या पृथ्वी में अंदर घुसी, लेकिन जब ये रिटर्न हुई तो ये जो यहाँ ग्रीन हाउस गैस है ना, जो ग्रीन हाउस गैस है, इसे टकरा के रिटर्न फिर भारत पृथ्वी पर आ गए। यानी जितनी बार रिटर्न गए फिर ये रिटर्न आके पृथ्वी पर आ गए। इससे क्या हुआ कि पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ता चला गया, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या बढ़ता चला गया। देखिए पृथ्वी में जो गर्मी आई वो तो निकल ही नहीं पाई, है ना। तो इसलिए क्या वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था क्या वो बढ़ता चला गया। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग यानी जो पूरी दुनिया जो वार्म हो रही है, गर्म हो रही है, जो पूरा ग्लोब गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, उसके पीछे मेन कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो यानी यहाँ समझ में आ गया जो कहानी है, यानी जो इसमें ग्लोसरी इसमें प्रयोग होगा वो क्या इस फील्ड का प्रयोग होगा, दूसरे फील्ड का प्रयोग नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल। देखिए ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद हमको नाउन चाहिए, है ना। तो नाउन चाहिए, तो देखिए बेनिफिट्स खत्म, अपॉर्चुनिटीज खत्म, दोनों वर्ब है। अब सवाल बनता है ये दोनों में से कोई एक प्रयोग कर दो और इसमें आपका चैलेंजेज प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है पूरे फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो एक चैलेंज क्रिएट, बड़ा इन्वायरमेंटल जो चैलेंज क्रिएट कर रहा है उसको पूरी दुनिया झेल रही है, दुनिया महसूस कर रही है। द प्राइमरी काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द, है ना। देखिए इज द यहाँ पे इमिशन हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, कंडक्शन एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कंडक्शन हीट का होता है, एब्जॉर्प्शन हीट का होता है, पानी का होता है, रिफ्लेक्शन लाइट का होता है ना। इमिशन गैस का होता है। तो द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या ये बढ़ रहे हैं, है ना।
ठीक है। अब आप देखिए थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवर वेदर इवेंट, राइजिंग सी लेवल एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको दिख रहा होगा कि मैं फुल स्टॉप तक पढ़ा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी लाइन पढ़ने से मेरे को पता चल गया कि एक नेगेटिव लाइन है। ठीक है, मैं इसी के बारे में बोल रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैं नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना उसके कारण बहुत कुछ हो रहा है। सीवर वेदर इवेंट हो रहे हैं। सीवर वेदर इवेंट मतलब क्या हो कि वेदर में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव हो जा रहा है। जैसे अभी अरब देशों में आया है, दुबई में आया है ना, कितना घनघोर एकदम, जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं गिरता था वहाँ बाढ़ आ गया है ना। पूरी गाड़ियां एकदम नाव की तरह तैर रही हैं। एयरपोर्ट में जो है जहाज ऐसे चल रहे हो जैसे नाव चल रहे हैं। तो सीवर वेदर इवेंट हो चुका है। राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, तभी तो तमिलनाडु बिहार जैसे क्षेत्रों में बरसात में बाढ़ आ जाता है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। पहले हजारों प्रकार की प्रजाति धीरे धीरे सबका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्या एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड यहाँ ढूंढ रहा है ये, है ना। तो न्यूट्रल होगा क्या? नहीं होगा। पॉजिटिव होगा क्या? नहीं। नेग्लिजिबल का कोई अर्थ नहीं, नेगेटिव होगा। तो द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट है ना, उसके कारण सीवर वेदर इवेंट हो रहा है, राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल। अब देखिए 4 नंबर का ऑप्शन नीचे है, तो बस ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लेकिन ऑप्शन यही मारेंगे। लिखा हुआ है मेनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, लागू किया है क्या? रिस्ट्रिक्शंस नहीं, सब्सिडी नहीं, पॉलिसी सैंक्शन। देखिए पॉलिसी लागू किया है, सैंक्शन नहीं। देखिए क्या होता है ना, पॉलिसी और सैंक्शन में आप अंदर समझिए। मान लीजिए भारत सरकार ने तय किया कि हम 1000 क्विंटल जो अनाज है, जो गेहूँ है, वो श्रीलंका को देंगे, श्रीलंका को देंगे। यानी अगर ये प्लान सरकार किया है ना, श्रीलंका को देंगे, तो सरकार क्या कुछ पॉलिसीज बनाएगी कि इस पॉलिसीज के तहत देंगे। इस पॉलिसी में क्या होगा? ऐसा होगा कि चलिए 3 महीना में जो है, हर 3 महीना में आपको 300 kg करके भेजते रहेंगे। ऐसा होगा कि नहीं 6 महीना में आपको 500 क्विंटल भेजेंगे। ऐसा पॉलिसी हो सकता है, ऐसा नियम बना सकती है कि चलिए हम आपको साल में जो 1000 क्विंटल भेजेंगे। अब जब भेजने का वक्त होता है तो एक बार होता है सैंक्शन। आपने देखा होगा कि अमेरिका कई बार होता है पाबंदियां लगा देता है, कई कंपनियों को, देश पे सैंक्शन कर देते। जैसे ईरान में उसका तेल नहीं खरीद सकते, वो सैंक्शन किया हुआ है। सैंक्शन मतलब होता है इजाज़त भी देना। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का सेल है, तो भारत सरकार सैंक्शन की होगी कि चलो बेच दो जाके, तब वो जाके बिकता है। अमेरिका भी सैंक्शन करता है, फ्रांस भी सैंक्शन करता है। जैसे भारत सरकार तय किया कि हम श्रीलंका को 1000 क्विंटल गेहूं देंगे, तो भारत सरकार इसको क्या करेगी? सैंक्शन करेगी कि हाँ जाने दो, तब चला जाएगा। और जब सैंक्शन नहीं करेगी तो मतलब रोक दो। ठीक है, तो ये समझ गए, पॉलिसी यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना। लिखा हुआ है कि यहाँ पर तो हो गया पॉलिसीज होगा टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। हाउएवर इंडिविजुअल मतलब हम और आप, एक आदमी कैन आल्सो प्ले या रोल इन ग्लोबल वार्मिंग बाय मेकिंग अ स्मॉल चेंजेस टू आवर डेली हैबिट। कि हम लोग भी ग्लोबल वार्मिंग को जो है कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए अपने दैनिक जीवन में छोटे चेंजेस ला के भी कर सकते हैं। वो छोटे चेंजेस क्या है? जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं, है ना। जो खाने पीने वाले पदार्थ है, जैसे मीथेन गैस अल्टीमेटली उत्सर्जन होता है, उसका कम करें, है ना। जो रफ मटेरियल होते हैं उनका इस्तेमाल हम दोबारा कर लें, ऐसे फेंक ना दें, है ना। समझो, कूड़े कचड़ों का निपटारा ठीक ढंग से करें। तो अपनी छोटी मोटी कोशिशों से भी हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। एग्जासर्बेट मतलब होता है बढ़ा देना। एग्जासर्बेट मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से यदि रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी अच्छी बात है ना। एग्जासर्बेट मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है ना, वो लैंग्वेज पर निर्भर है। मैं आपको एक एग्जांपल समझ गया। अगर आप झारखंड बिहार से हैं तो अगर मैं आपको बोलूँ आपको बंगाली भाषा सीखनी है, आपको बंगाली भाषा सीखनी है, आपके सामने डिफिकल्टी का लेवल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। आपको सीखने के लिए बहुत सारे ट्रायल करने पड़ेंगे, बहुत सारे तरीकों का प्रयास करना पड़ेगा। मतलब एक भाषा को सीखना आसान नहीं होता, लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप रोज फिल्म देखो बंगाली भाषा का, रोज 1-2 लाइन बंगाली का बोल दो, है ना। रोज बंगाली में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करने को, बंगाली में थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करो, आपको ये भाषा का अध्ययन धीरे धीरे आता चला जाएगा। ठीक है, तो बस वही एक कहानी है, जो पूरी स्टोरी है ना, इसी बेस्ट है कि एक नए भाषा को सीखने के लिए क्या क्या ताकतें होनी चाहिए, क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए, उसका विवरण यहाँ मिलेगा। देखिए लिखा हो लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग। कि एक नया भाषा सीखने से आपके लिए, मतलब बंगाली सीखना, तो बंगाली क्या एक चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए।
बट इट इज आल्सो क्या हो सकता है, रिवार्डिंग होगा। देखिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट लिखा, देखिए बट के पहले नेगेटिव मीनिंग है, यानी बट के बाद हमको क्या पॉजिटिव मीनिंग वाला चाहिए। तो इनसिग्निफिकेंट होगा क्या, नहीं। पॉइंटलेस होगा क्या, नहीं। कस्टमाइजिंग हो गया क्या, नहीं। नहीं, रिगार्डिंग होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड हमें अच्छा चाहिए, है ना। देखिए अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बस मेरी समझने के तरीकों को, आपके समझने की दर को विकास करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। मैं एग्जाम में यदि खुद भी टेस्ट देने बैठूंगा ना, तो मैं कभी पॉजिटिव नेगेटिव सोच के नहीं मारूंगा, मैं उसके अर्थ समझ के मारूंगा। लेकिन आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं, देखिए इंग्लिश में टोन भी मायने रखते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। देखिए दोनों लाइन में अंतर है, मैं नहीं जा सकता हूँ मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है, आरामपन है। मेरे टोन में क्या थोड़ा सादगी दिख रही है, मैं जाऊंगा ही नहीं। मेरे टोन में क्या अकड़पन दिख रहा है। तो इंग्लिश में इस अकड़पन को दिखाने का कोई जरिया नहीं, कोई तरीका नहीं है, तो बस वर्ड का इस्तेमाल है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है, ज़्यादा गर्म वाला वर्ड, ज़्यादा ठंडा वाला वर्ड, इस तरह वर्ड का इस्तेमाल करके टोन का अंतर किया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ रिवार्डिंग हो जाएगा, पॉजिटिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशंस एंड कल्चरल एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है, अगर आप बंगाली भाषा सीखे जाते हैं, एक नई भाषा सीखते हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन ईजियर हो जाएगा। आप बंगाल के भी आए, कोलकाता के भी, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कल्चरल एक्सचेंज होगा, आप बंगाली कला को और भी बेहतर से समझ पाइएगा कि बंगाली लोग पूजा पाठ कैसे करते हैं, है ना। लिखा हुआ है व्हेन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। जब आप एक नई भाषा सीख रहे, देखिए मेरा बंगाल में 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे बंगाली पूरी अच्छे से नहीं आई, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, कि पैसेंस रखना है, मैं जैसे पैसेंस रखा हूँ। एंड आपके सामने हो जाएगा, एंड गिव योर सेल्फ टाइम, कि गिव यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। अपने आप को समय देना है, टू प्रोग्रेस, कि ताकि आप इसमें प्रोग्रेस कर सके। अपने आप को समय दीजिए ताकि आप इसमें प्रोग्रेस, यानी पेशेंस रखिए और अपने आप को समय दीजिए, गिव टाइम, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते। वन वे टू मेक, देखिए 3rd नंबर सवाल है, तो अगले ऑप्शंस में चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर, कि एक तरीके की बात कर रहा है कि कैसे हम बंगाली भाषा या कोई भी अलग भाषा को कैसे सीख सकते हैं। तो वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर इज टू एवरी डे, कि प्रत्येक दिन जो है उसका प्रयास कीजिए, कुछ ऐसा ही अर्थ आएगा, है ना। तो हेसिटेट होगा क्या, फॉरगेट नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब डिले करना होगा क्या, नहीं। तो कमिट होगा, तो कमिट इट एवरी डे। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर इज टू कमिट इट एवरी डे। कमिट मतलब इसका प्रयोग करना, इसका इस्तेमाल करना, कि अगर कोई भाषा आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो आप इसका डेली, छोटा ही सही पर इसका प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिस हेल्प, अगर इसलिए इवन इफ इट जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट, कि भले ही ये कुछ मिनट के लिए हो, दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड रेनफोर्स व्हाट यू आर लर्निंग, कि जो भी आप सीख रहे थे, आप रोज किसी भाषा का प्रयोग करते हो, तो लिटरली आप भाषाओं भूलते हो, याद करते हो, भूलते याद करते हो। इस तरह से आपके भाषाओं के जो पकड़ है वो रेनफोर्स होता है, मजबूत होता है। प्रैक्टिसाइजिंग, है ना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि बोलना लिखना ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, बाय इमर्सिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस एंड गेन ये डीपर, ठीक है। तो प्रोग्रेस ही होगा कि आप अगर भाषाएं सीख रहे हो तो एक्सेलरेट कर सकते हो क्या, अपनी प्रोग्रेस, अपनी तरक्की, एंड गेन ये डीपर लैंग्वेज एंड कल्चर नॉलेज, ठीक है। बाकी सब कुछ है, स्टेमिना बढ़ जाएगा। स्टेमिना मतलब होता है जैसे जिम में गए या पाउडर वाउडर खा लिए, ताकत वाली चीज़ खा लिए, उससे स्टेमिना बढ़ता है। कॉम्प्लेंसी मतलब संतुष्टि होता है। पिच मतलब होता है, जो आजकल देखा होगा शार्क टैंक में, पिच देने आते हैं, मतलब शुरुआत देने आते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए एक इसमें अच्छा सवाल है कि यदि आपको भाषा अध्ययन ठीक से नहीं हो रहा है ना, तो कबीर जी की कहावत है, 5 घड़ी कर्म किया 3 घड़ी सोए, एको घड़ी ना भजन किया तो मुक्ति कहाँ से होए। मतलब अगर आप एक बार भी भाषा को समझने के लिए क्लोज टू समझने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो भजन कहाँ से मुक्ति होगा आपका, कहाँ से आप इस चीज़ों से मुक्त हो पाइएगा कि हम कुछ समझ भी पाए। देखिए ये जो 5 नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ पर मेरा ऑप्शन गायब है, शायद इशू कुछ होगा PDF बनाने के दौरान। तो चलिए ये सवाल मैं छोड़ता हूँ, 5 नंबर जो भी होगा आप देख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं, यानी 4 नंबर क्लोज टेस्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्लोज टेस्ट तो यहाँ से दिख नहीं रहा, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। देखिए पढ़ते, देखिए लिखा हुआ है वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली। देखिए ये जो पूरा लाइन है ना,
अगर कोई बच्चा बीएड पढ़ रहा होगा ना, तो बीएड के दौरान इस लाइन का सब सारांश उसको बताया गया होगा। इस पूरे क्लोज टेस्ट में सिंपली मेंशन किया गया है, जो इसका सब्जेक्ट है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। ये पूरा लाइन अगर आप पूरा क्लोज टेस्ट को देखिए, जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करें एक बार गो थ्रू कीजिए, पूरा पढ़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए वो किस फील्ड का, किस टॉपिक को लेकर सवाल किया गया है, कौन कौन से शब्द उसके हो सकते हैं, नेगेटिव मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग वाले शब्द पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो वे लिखा पढ़ते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए, द पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली। ओरली मतलब मुख से बोल के। ठीक है, जैसे देखिए मेरा अभी तक मैं जितना भी पढ़ा चुका मैं आधा घंटा तक अभी तक बोल चुका हूँ, लेकिन आपको बताइए मेरे आधा घंटा में मैंने हर सेकंड बोला है। क्या आपको मेरी हर सेकंड की बात याद है? नहीं याद है, नहीं याद होगी। कुछ कुछ टॉपिक जो आपको अच्छा लगा होगा वही सिर्फ आपको याद होगा, कुछ कुछ वर्ड जो मैंने बोले होंगे, कुछ कुछ जो मैंने मजाक किया होगा वो चीज़ याद होगी, लेकिन मेरा एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको नहीं याद होगा। मतलब आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इट इज बिकॉज, है ना। तो यहाँ पर आप सवाल थे इससे कौन सा होगा, तो नहीं, इसलिए इसलिए इट इज क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट particularly for a teacher to realize that a student have sometimes listen to 3 or 4 teachers, है ना। समझो, अब ये पूरा लाइन पढ़ोगे ना तो यहाँ पर 2-3 क्लोज टेस्ट मतलब फिलर एक साथ दे दिया है, जिसके कारण ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं उसके लिए। ठीक है, हालांकि मेरे दिमाग में तो आंसर अभी से ही दौड़ गया कि ये होने वाला है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टिकुलरली फॉर ए टीचर, एक टीचर के लिए। मैं पहले बता चुका हूं कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, ये उस पैसेज की चर्चा कर रहा है जिसमें पहला लाइन बोला कि आप मैं जो भी कुछ बोलूँ ओरली, कोई भी ये बच्चे के सामने आप आधा घंटा तक बोल दीजिए, बच्चा सब चीज़ को दिमाग में नहीं रख पाएगा। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, यह जरूरी है पार्टिकुलरली फॉर ए टीचर, एक टीचर के लिए, टू रियलाइज दैट कि वो ये महसूस करे द स्टूडेंट हैव समटाइम्स। देखिए एक वर्ड यहाँ पे आया है, मैं तीनों को बताता हूँ। एक सम टाइम होता है, ये सम टाइम होता है, एक समटाइम्स होता है। समटाइम्स मतलब ऑफन, अक्सर, है ना, अक्सर। बाकी अब सम टाइम मतलब क्या होता है, सम टाइम मतलब एनी टाइम। सम टाइम मतलब क्या हो जाएगा, एनी टाइम। यदि सटा हुआ है तो यानी जैसे 4 o'clock में चले जाइए, एनी टाइम है। 3:15 में चले जाइए, 5 में चले जाइए, एनी टाइम है। अरे सम टाइम, यहाँ सम मतलब क्या, क्वांटिटी दर्शाता है। यानी सम टाइम कुछ समय, जैसे 1 घंटा दे दीजिए, 4 घंटा दे दीजिए, 15 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए, मैं एक काम करके दिखा दूंगा, तो वो सम टाइम है। गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन बी रेडी फॉर द पार्टी। यानी वहाँ पे जो सम टाइम होगा ना वो SOME स्पेस टाइम वाला होगा, है ना। सम टाइम आई विल गो टू द मार्केट, कि मैं कभी भी मतलब एनी टाइम मैं कभी मार्केट जाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो सम टाइम आया ना वो अक्सर को डिनोट करता है। ठीक है, तो एक टीचर को टू रियलाइज दैट, उसको महसूस करना चाहिए कि सम स्टूडेंट अक्सर लिसन टू 3 or 4 टीचर्स बिफोर यू, है ना, बिफोर यू। यानी टीचर्स को ये ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ राइटर बोल रहा है, जो कवि है जो इस पैसेज को लिखा वो बोल रहा है, एक टीचर को बोल रहा है कि ये टीचर तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारे पढ़ाने से पहले वो बच्चा 3-4 टीचर से पहले भी पढ़ चुका है। समझो, ऐसा होता है कॉलेज और स्कूल में, आपने देखा होगा कि एक टीचर मान लीजिए लंच के बाद आता है तो बच्चे थोड़ा बोर्ड हो जाते हैं, सूतने लगते हैं, सुस्ती आ जाता है। क्यों? क्योंकि उससे भी पहले कुछ टीचर पढ़ा के गए होते हैं। बच्चा दिमाग में कितना ओरली वाला इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, यानी यहीं पे बोल रहा है कवि टीचर को कि ये टीचर तुम इस बात को रियलाइज करो कि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे जो आपके सामने पढ़ रहे हैं ना, आपसे पहले भी वो 3-4 टीचर से क्या है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बिफोर होगा, आप समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है सो द टीचर मस्ट हैव प्रोब्स। प्रोब्स मतलब क्या होता है बताइए, प्रोब्स मतलब क्या होता है? प्रोब्स मतलब होता है मटेरियल बोल सकते हो, है ना। प्रोब्स मतलब क्या बोलते हो, सामान, मटेरियल, समझो। प्रोब्स मतलब क्या होगा, मटेरियल या सपोर्ट भी बोल सकते हो। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं, आपको पता है कि बच्चे ऑलरेडी 3-4 टीचर से पढ़ चुके हैं, अब बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो क्या आप भी पढ़ाने बैठ जाइएगा तो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, जब आपको पता है कि ऑलरेडी बच्चे 3-4 टीचर से पढ़ चुके हैं, तो आपको पढ़ाने के जगह पे आपको अन्य चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अन्य चीज़ों को पढ़ाई के दौरान इंक्लूड करना चाहिए। जैसे बच्चों के सामने एक टेस्ट करवा दीजिए, वो लिख के प्रैक्टिस, यदि ओरली था क्या तो लिख के प्रैक्टिस करेंगे। आप उनके सामने किताब रखवा के बोलिए चलो 2 पेज पढ़ के दिखाओ, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, द टीचर मस्ट हैव प्रूफ्स एनी मटेरियल और सपोर्ट लाइक नोट्स, हैंडआउट्स एंड लाइक दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल, है ना, दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल
देखिए ये सब नहीं होगा। कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट या गो लाइव फॉर द स्टूडेंट। कम अलाइव फॉर द, अलाइव मतलब जीवित हो जाए, है ना, जीवित रहे। जैसे बोला ना कि 3-4 टीचर से बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पढ़ाने जाओगे तो बच्चे क्या थक जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो उस समय आपके सामने प्रूफ होना चाहिए, आपके सामने मटेरियल या सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे नोट्स के रूप में हो गया, हैंडआउट्स के रूप में, स्लाइड के रूप में, जो बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करेगा, कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट, कि बच्चों को दोबारा अलाइव कर देगा ताकि वो उत्सुकता के साथ पढ़ सके। जैसे बच्चे थक गए और सुन सुन के आप बोलिए चलो टेस्ट दो, बच्चे क्या अलाइव हो जाएगा, अरे टेस्ट देना है, फेल हो जाएंगे, है ना। अब बच्चे को पढ़ाने के आप उसको नोट्स बांट दो, अरे देखो कल टेस्ट होने वाला है ना, कल जो एग्जाम होगा वो यही नोट से आएगा, बच्चे क्या अलाइव हो जाएंगे, कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट। तो कई बार वही पढ़ाने का यहाँ कवि बोलना चाह रहा है कि बच्चे जो बोर हो जा रहे हैं ना, आप उसको हैंडल करने का क्या क्या तरीके आजमा सकते हो, है ना। एंड स्टे दैट वे विद देम, और उसी तरीके से आप बच्चों के साथ जुड़े रहिए, यानी देखिए यहाँ गो नहीं होगा, गो अलाइव फॉर देम है, जाने वाला नहीं, आने वाला, कि बच्चों के लिए वो चीज़ क्या हुआ, अलाइव आ जाए, है ना, एकदम पूरी दुनिया में पूरे होश आवाज में पूरी एनर्जी के साथ आ जाए, है ना, समझो। कम अलाइव फॉर द एंड स्टे द वीडियो, या विजुअल ऐड, या लिटिल, देखिए विजुअल ऐड है कि आप विजुअल करके, है ना, या लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट अटेंशन, कि आप और क्या क्या कर सकते हो। तो हो सकता है आप विजुअल दे दो, यानी इमेज दिखाओ, यानी आप पर्यावरण का डिस्कस करो, आप एनिमल लायन के बारे में बता रहे हो तो लायन का इमेज दिखा दो, और भी बच्चे जीवंत हो जाएंगे। थोड़ा ही मूवमेंट करो, आपको दिखाना है कि शेर कैसे मूव करता है, आप खुद चबुक चबुक दौड़ के दिखा दो, बच्चे और उनका कंसंट्रेशन आ जाएगा। मतलब लिटरली ऑथर यहाँ बोल रहा है कि पढ़ाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप कलर बदल बदल के दिखाओ, बच्चे और खुश हो जाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए 4 नंबर सवाल है, ठीक है। अब 4 नंबर मेरे को दिख नहीं रहा तो मैं यहीं से ढूंढूंगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू इज दैट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्पोकन फास्ट आर सिंपली टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू स्टैंड। आप पूरी लाइन को पढ़ के समझिए, लिखा हुआ है कि अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और बात जो ध्यान देनी चाहिए, है ना। देखिए पहले ही आ चुका, यहाँ एक वर्ड रिलाइज आया था, है ना, पार्टिकुलरली फॉर ए टीचर टू रियलाइज दैट। तो रियलाइज एक वर्ड यदि रिपीट हुआ है ना, तो दोबारा भी वर्ड रिपीट होने के हाई चांस है कि अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज, फिर से यहाँ रियलाइज इज दैट, है ना, समझो कि अनदर इंपॉर्टेंट रिटीचर को रियलाइज, ये महसूस करनी चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्पोकन फास्ट आर सिंपली टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू से, कि आप कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंसेज है आप जल्दी जल्दी स्पीड में बोल दोगे ना, बच्चे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। सो इट इज़ देयर फॉर एडवाइसिबल, कि ये सलाह मशवरा है, टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली। इसलिए एक सलाह, एक मशवरा दिया गया है राइटर के द्वारा, कवि यहाँ सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। देखिए मैंडेटरी, कंपल्सरी और प्रोहिबिटेड, ये तीनों का कोई अर्थ नहीं है। सो देयरफॉर इट इज मैंडेटरी टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज, नहीं, कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं होगा शॉर्ट के, भाई कोई लंबा सेंटेंस होगा तो प्रयोग नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। यह एडवाइस दिया गया है जी, ये एडवाइस दिया गया कि आप छोटे सेंटेंसेस का ही प्रयोग करें, मैंडेटरी नहीं किया कि छोटे ही लाइन प्रयोग करना है। अरे भाई जब हमको कोई लाइन बोलनी है, कोई लंबी जा रही है, तो हम उसको छोटा कैसे करेंगे। लेकिन स्थौर का सिर्फ कहना है कि जब जरूरत के हिसाब से आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए आप छोटा में ही बोलिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। तो 4 नंबर का ये खत्म हुआ, चलिए लास्ट 5वां नंबर, और 5वां नंबर क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पूरी स्टोरी पढ़ोगे ना, मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक सारांश बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है बर्ड्स के बारे में बोला गया, बर्ड्स के बारे में बोला, बर्ड्स के बारे में क्या बोला गया है कि बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं भोजन के तलाश में, या उनका घर टूट जाता है, या मौसम में बदलाव आता है, या मतलब नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो उनको रास्ते में, उनको एक जगह से दूसरे जगह आने के कारण के पीछे उनको क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या व्यवस्था बनी हुई है, इन चीज़ों का डिस्कशन इस क्लोज टेस्ट में किया गया है, ठीक है। तो चलते पढ़ते हैं द। अब देखिए इसमें मैं ये चीज़ पढ़ चुका हूँ ना, यहाँ दिखता है कि बर्ड्स पर्यावरण से संबंधित कुछ वर्ड है, तो यानी यहाँ पर्यावरण वाला ही ग्लोसारी प्रयोग करना है ना, कोई दूसरा नहीं। तो देखिए लिखा हुआ है द खाली जगह है ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कि इस नेचर की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या है, तो वेरिएबिलिटी ऑफ बर्ड्स, बिल्कुल नहीं। मल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में। मल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मल्टीट्यूड मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल। असॉर्टमेंट मतलब होता है समथिंग इन बिग क्वांटिटी, है ना, है ना, समथिंग इन क्वांटिटी, यानी कलेक्शन ऑफ थिंग्स को बोलेंगे असॉर्टमेंट, और मल्टीट्यूड मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल। समझिए, मल्टीट्यूड मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना, और असॉर्टमेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दोनों में याद रखिए, मतलब ये तो होगा ही नहीं दोनों वर्ड।
देखिए मैंने बताया कि ग्लोसारी उस फील्ड का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, तो डाइवर्सिटी ये प्रयोग होगा, यानी पर्यावरण में हम लोग डाइवर्सिटी जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यही वर्ड इसमें प्रयुक्त होगा और ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड फ्रॉम द सोयरिंग हाफ फ्लाइट, सोयरिंग मतलब ऊंचा, सोयरिंग मतलब क्या ऊंचा, यानी ऊंचे वाले फ्लाइट ऑफ ईगल्स टू द कलरफुल प्लमेज, प्लमेज मतलब क्या पंख ऑफ पैरोट, है ना, कि ये फैसिनेटिंग है। जो चिड़ियों में जो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, वो फैसिनेटिंग है, मतलब आश्चर्य में डालने लायक है, इंजॉयबल, एंजॉय में, खुशियों में डालने लायक है, उत्साह में डालने लायक है। फ्रॉम द सोयरिंग फ्लाइट ऑफ द ईगल, की ईगल की ऊंची उड़ान से लेकर, है ना, पैरोट मतलब तोता के रंग बिरंगे पंखों तक, कितनी डाइवर्सिटी है ना। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड a wide range of या वाइड रेंज ऑफ टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, वो सवाल है कि बर्ड्स हैव इवॉल्व या वाइड रेंज ऑफ, एक वाइड रेंज ऑफ क्या, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है बताइए, मिसयूज, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, मिसयूज, सेफ गार्ड बचाना, प्रिजर्वेशन, माइग्रेशन। तो अब एक एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल करके सोचेंगे कि ये फिट बैठ रहा कि नहीं। बर्ड्स हैव इवॉल्व या वाइड रेंज ऑफ माइग्रेशन टू सर्वाइव, इवॉल्व या वाइड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दियर इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर आंसर है, हम लोग थर्ड ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं, गलत बात है ना। तो चलिए सेकंड नंबर में ढूंढते हैं, क्योंकि वो अर्थ बैठ नहीं रहा था, लिखा हुआ है बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ, है ना, टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर एनवायरनमेंट, कि अपने जिंदगी में अपने सर्वाइव जीने के लिए, तरक्की करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, अपने लंबे समय तक जीने के लिए देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में कुछ किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, वीकनेस किए हुए हैं, फेलियर किए हुए हैं, शॉर्ट कमिंग किए हुए नहीं, स्ट्रैटेजीज किए हुए हैं, ठीक। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड ये वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजी टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर इन्वायरमेंट, कि बर्ड्स ने भी अपने लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना के रखे हैं ताकि इस दुनिया में वो जी सके, सर्वाइव कर सके। स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे जब मौसम बदलता है तो चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ने चले जाते हैं, है ना। मौसम में बदलाव आया तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो भी बदलाव करते हैं, है ना। ठंडी वाली जगह होती है गर्म वाले स्थानों पर चले जाते हैं। जब भोजन की कमी होती है, जब बरसात नहीं होती है, तो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ खूब बरसात होता है। तो ये सब स्ट्रैटेजी बर्ड्स अपने सर्वाइवल के लिए, अपने थ्राइव के लिए अपनाते हैं, है ना। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडाप्टेशन, एडाप्टेशन मतलब रहन सहन या रहना, इज द एबिलिटी ऑफ सम बर्ड्स टू माइग्रेट ओवर वास्ट डिस्टेंसेज, कि सबसे अच्छी रिमार्केबल जो बात होती है कुछ पक्षियों की, ठीक है, कि वो लंबे समय तक क्या आ जा सकते हैं ना, ठीक है, लंबी दूरी वो क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूंगा। और देखिए यहाँ पे होगा एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो हाउएवर, लेकिन नकारात्मक में देखिए यहाँ पर इससे पहले पॉजिटिव मीनिंग दिया, इससे बाद क्या नेगेटिव मीनिंग वाला, मैनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल सच एज हैबिtat लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, मिसयूज, जैसे चिड़ियों को जेल में पिंजड़े में डाल देना, चिड़ियों को मार मार कर उसके शिकार करना, तो एक तरह से क्या चिड़ियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिससे उनका हैबिटेट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हैबिटेट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए दिस माइट, देखिए 4 नंबर पढ़ते हैं, थोड़ा बैटरी डाउन हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना। तो 4 नंबर में आप चल जाइएगा, तो इसमें यहाँ से ढूंढते हैं, दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब क्या है कि चिड़ियों को बचाने के लिए क्या क्या कोशिश कर सकते हैं। दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, कि आप प्रोटेक्टेड एरिया बनाओ, रेस्टोरिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कन्वर्जेशन, इज 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 क्या, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा, मॉनिटरिंग होगा। देखिए यहाँ पे ना पूरा पॉजिटिविटी ही चल रहा है लाइन में, कि बर्ड्स को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पूरी पॉजिटिविटी चल रही है। तो यह पॉजिटिव वाला वर्ड चाहिए, नेगेटिव वाला इतना हो रहा है, मॉनिटरिंग ही सही होने वाला था। ये तो मैं समझ के बोल दिया, बाकी आप मिलाइएगा ना कि बर्ड्स का जो मॉनिटरिंग होगा पॉपुलेशन, वो भी देखिए आजकल क्या होता है, जंगलों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, और उससे खास प्रजाति के पक्षियों का गणना होता है कि ये साल ये पक्षी हम 100 को देखे तो अगला साल 50 को दिखा, मतलब 50 को पक्षी क्या लुप्त हो गया। तो इस तरह से आंकड़ा तैयार किया जाता है कि पक्षियों की मॉनिटरिंग करना, उनकी पॉपुलेशन का, कि पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ कहीं पक्षियों के जीवन यापन में, सर्वाइवल में दिक्कत तो नहीं आ रहा। देखिए आगे लिखा हुआ है, अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड देमसेल्फ बट आल्सो फॉर द ब्रॉडर इकोसिस्टम दे आर पार्ट ऑफ, कि बर्ड्स को सिर्फ इसलिए
चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में हम लोग थे और लिखा हुआ अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट, कि हमें सिर्फ इसलिए नहीं बचाना है कि उनको जीवन यापन करना है, बल्कि हमें उसलिए क्योंकि वो एक इकोसिस्टम के पार्ट है। बर्ड छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, बर्ड्स को कोई और जंतु खाता है, तो इसी का इकोसिस्टम बना हुआ है। एंड द मेनी बेनिफिट दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमन सच एज क्लीन एयर, वाटर एंड क्या वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वर्क रिलेटेड नहीं, देखिए यही तो ग्लोसारी है, यही ग्लोसारी है जो मैं समझा रहा था कि हर फील्ड की एक अपनी वर्ड है, अपनी शब्द है, इसलिए यहाँ रिक्रिएशनल आपका सही हो जाएगा। समझो, रिक्रिएशनल मतलब क्या होता है? अपने आप को ऊर्जावान बनाना, है ना, अपने आप को ऊर्जा उत्साहपूर्वक बनाना, कि जब क्लीन एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो आपके सामने क्या रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज आएगी, अपने आप को फिर से जोशीला बनाने, फिर से क्षमतावान बनाने में आपको क्या ताकत मिलेगी, उत्साह मिलेगा। समझो, तो चलिए इसको यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।